से एग्जाम में इन्हीं क्वेश्चंस को बेस बनाकर बार बार पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपके 3 मार्क्स तो जरूर पक्का हो जाएंगे आज। क्वेश्चन नंबर 71, डिबेंचर्स ट्रस्टीज आर अपॉइंटेड प्राइमरीली टू। डिबेंचर ट्रस्टीज को कौन अपॉइंट करता है? क्या आंसर होगा इसका? ये देखो, मैनेजमेंट कंट्रोल के लिए नहीं होते हैं, ये होते हैं डिबेंचर होल्डर्स के ट्रस्टी, रिप्रेजेंटेशन करते हैं, डिबेंचर होल्डर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए होते हैं और ये देखते हैं कि जो ट्रस्ट डीड बनी है उसको पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो ये डिबेंचर होल्डर्स की तरफ से होते हैं, उनको इंटरेस्ट दिया जा रहा है या नहीं दिया जाएगा, उनकी तरफ से जो रिडम्पशन के जो रूल्स और रेगुलेशन है उनको फॉलो किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो डिबेंचर ट्रस्टीज वो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकोरेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट इनमें से इनकोरेक्ट है? ए से स्टार्ट करते हैं। द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स इज सुटेबल व्हेन द सेल्स एंड अर्निंग्स ऑफ द कंपनी आर रिलेटिवली स्टेबल। हमने क्या निकालना है? इनकोरेक्ट। ये वाला तो करेक्ट है, जब सेल्स जो है और अर्निंग्स जो स्टेबल हो। डिबेंचर्स आर द फिक्स्ड चार्ज फंड्स दैट कैरी ए फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। बिल्कुल फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। डिबेंचर होल्डर एंजॉय हायर रिटर्न्स। हायर रिटर्न्स जो है डिबेंचर होल्डर पर नहीं होती है, फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न होती है और इनको मैनेजमेंट में किसी भी तरीके का राइट नहीं होता वोट करने का। तो आंसर से इसका ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, सी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह क्वेश्चन डीएसएसबी में आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल गियरिंग रेशियो डिनोट्स द रिलेशनशिप बिटवीन। कैपिटल गियरिंग रेशियो का किसके साथ रिलेशनशिप होता है? इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स एंड लॉन्ग टर्म बोरोड फंड्स। ऑप्शन नंबर सी। इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स आते हैं और इसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोड फंड्स आते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ फंड्स हैज इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इम्प्लिसिट कॉस्ट का क्या मतलब होता है? इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और इनमें से किसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है? इक्विटी शेयर कैपिटल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होती है, मतलब कि डायरेक्ट कॉस्ट, ऐसी कॉस्ट जो दिखाई देती है। इक्विटी शेयर कैपिटल की तो डायरेक्ट कॉस्ट दिखाई देती है, ठीक। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के ऊपर क्या देना पड़ता है? डिविडेंड देना पड़ता है, डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट देना पड़ता है, यानी इनकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। लेकिन रिटेन्ड अर्निंग्स की क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। यानी कि रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होती है? रिटेन्ड अर्निंग्स होती है जो शेयर होल्डर्स ने अपना हिस्सा डिविडेंड में लिया नहीं है बल्कि कंपनी में ही दोबारा से लगा दिया गया है। वो क्या है? शेयर होल्डर्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ऐसी कॉस्ट जो दिखाई नहीं दे रही, यानी कि इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आंसर नंबर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 75, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न दैट ए फर्म मस्ट लर्न इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द इन्वेस्टर इज ऑल्सो नोन। मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न क्या होती है जिसके बारे में इन्वेस्टर को जरूर मिलनी चाहिए? फर्म की मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न होती है वेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ऑप्शन नंबर बी, जो इक्विटी शेयर होल्डर को जरूर मिलनी चाहिए, इन्वेस्टर को जरूर मिलनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 76, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट प्रपोर्शन ऑफ इक्विटी फाइनेंसिंग यूज्ड बाय द कंपनी द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड। इक्विटी फाइनेंसिंग का क्या मतलब है? इक्विटी फाइनेंसिंग वर्ड के अंदर इसका आंसर छुपा है। इसका मतलब है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ऑप्शन नंबर बी। और अगर इसके साथ सिक्योरिटीज प्रीमियम भी कई बार पजल करने के लिए दे देते हैं तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ही सिक्योरिटीज प्रीमियम इंक्लूड होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगर साथ में सिक्योरिटीज प्रीमियम भी किसी ऑप्शन में दिया गया हो, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो उसका आंसर वो भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ कैपिटल अंडर कैपिटल असेट प्राइसिंग मेथड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड। किसकी जरूरत नहीं होती जब कॉस्ट निकालते हो इक्विटी की? बीटा फैक्टर रिस्क को मेजर करता है, बिल्कुल जरूरत होती है। मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, बिल्कुल जरूरत होती है। मार्केट प्राइस की जरूरत नहीं होती। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न को तो फॉर्मूले में यूज करते हैं, जिनको इसके फॉर्मूले याद है वो इसका आंसर इजीली दे देगा। तो मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इसमें यूज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्राइवेट कंपनी इज रिक्वायर्ड कंपल्सरी टू लिमिट थ्रू द आर्टिकल्स द नंबर ऑफ मेंबर्स। प्राइवेट कंपनी में कंपल्सरी कितने मेंबर्स होने चाहिए? इसका तो ऑप्शन देख के बिना आंसर आना चाहिए। क्या आंसर दोगे इसका? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 50। याद करने वाला क्वेश्चन है। 79 क्वेश्चन, जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स हैव बीन लेड डाउन इन। पार्टनर्स की जनरल ड्यूटीज को कहाँ डाला गया है? पार्टनर्स की जनरल ड्यूटीज होती क्या है? पार्टनर्स की जनरल ड्यूटीज है कि वो फर्म के लिए काम करेगा, उसके प्रॉफिट के लिए काम करेगा, कोई भी इंफॉर्मेशन उसके पास है तो वो अपने पार्टनर से छिपाएगा नहीं, ट्रस्टफुल होकर काम करेगा। ये सारे क्या है? सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट में आती हैं, उसकी जनरल ड्यूटीज है पार्टनर की। इसके लिए मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाली हुई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 80, एज ए जनरल रूल बाय वर्च्यू सेक्शन 13 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, सेक्शन 13 में क्या कहा गया है? पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब्सक्राइब्ड बाय हिम। हाँ बिल्कुल, पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन द एडवांस मेड ओवर एंड अबव द शेयर कैपिटल। पार्टनरशिप डीड में ना लिखा हो तब तक पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता। ऑप्शन बी क्या कहता है कि जब अगर उसने फर्म्स को कोई लोन दिया है, पार्टनर को अगर कोई फर्म पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दिया है तो उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे नोट नहीं आएगा, पार्टनर इज एंटाइटल्ड आएगा। ऑप्शन बी आंसर होएगा, यहाँ पे नोट नहीं आएगा। पार्टनर ने अगर कोई फर्म को लोन दिया है, पार्टनर ने अगर फर्म को कोई लोन दिया तो उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर यहाँ ये ठीक नहीं कर रहे हो तो नाइदर ए और बी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। उसको उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता है, केवल इनमें से यही ठीक है। अगर जनरल रूल कह रहे हैं कि उसको, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि लोन अगर उसने फर्म को दिया तो उसका आंसर क्या होता? अगर उसने फर्म को लोन दिया तो उसको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा एट द रेट ऑफ 6%। लेकिन अगर उसने फर्म को क्या दिया है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन इसका क्या आंसर हो जाएगा? 13 कहता है कि उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा अकॉर्डिंग टू 13। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, अंडर सेक्शन 14 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट द प्रॉपर्टी थ्रोन इनटू कॉमन स्टॉक एट द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस है और उसको फर्म को कोई प्रॉपर्टी दी है किसी पार्टनर ने, तो वो प्रॉपर्टी फर्म की प्रॉपर्टी बन जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वो उसके ऊपर स्यू नहीं कर सकता। अगर उसने उसको फर्म को कोई प्रॉपर्टी दे दी है तो फर्म की ही प्रॉपर्टी हो जाती है वो। द मीन्स द इंडिविजुअल प्रॉपर्टी इज इन द शेयर सब्सक्राइब्ड बाय द, ये नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, क्वेश्चन नंबर 82। ए प्रॉपर्टी belonging to apartments and entering into a partnership and used for the purpose of partnership, मतलब एक प्रॉपर्टी जो अपार्टमेंट की है और पार्टनरशिप में लाई गई है और पार्टनरशिप के लिए यूज हो रही है, तो वो क्या मानी जाएगी? वो भी फर्म की प्रॉपर्टी ही मानी जाएगी। अपार्टमेंट की कोई प्रॉपर्टी है और वो पार्टनरशिप के लिए यूज हो रही है, उसका पर्पज पार्टनरशिप के लिए, तो फर्म की ही प्रॉपर्टी मानी जाएगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इंक्लूड्स ऑल प्रॉपर्टी। फर्म की प्रॉपर्टी में क्या क्या इंक्लूड होता है? एक्वायर्ड बाय और फॉर द फर्म। अगर फर्म ने कोई प्रॉपर्टी एक्वायर की है वो भी फर्म की है, और फर्म के बिजनेस के लिए, फर्म को चलाने के लिए अगर कोई प्रॉपर्टी ली गई है वो भी फर्म की है, और फर्म ने अपने पैसे से जो खरीदी है प्रॉपर्टी वो तो फर्म की है ही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इनमें से कौन सा ट्रू है? रिटेन्ड अर्निंग्स आर कॉस्ट फ्री, है तो बिल्कुल गलत है। रिटेन्ड अर्निंग्स कोई भी कॉस्ट फ्री तो होता ही नहीं है। एक्सटर्नल इक्विटी इज चीपर देन इंटरनल इक्विटी, बिल्कुल गलत। एक्सटर्नल इक्विटी का क्या मतलब है? शेयर्स इशू करके, कंपनी ने शेयर्स इशू करके पैसे को रेज किया है, तो वो चीपर तो हो नहीं सकता। इंटरनल इक्विटी यानी कि रिटेन्ड अर्निंग्स, ऑप्शन बी भी कैंसल। रिटेन्ड अर्निंग्स आर चीपर देन एक्सटर्नल इक्विटी, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। रिटेन्ड अर्निंग्स जो है एक्सटर्नल इक्विटी से चीपर होती हैं, बिल्कुल गलत है। अर्निंग्स आर कॉस्टलियर देन एक्सटर्नल इक्विटी, हाँ एक्सटर्नल इक्विटी से चीपर होती हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स चीपर नहीं होती, कॉस्टलियर होती हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट कैपिटल ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल डज नॉट इम्प्लाई दैट। कॉस्ट कैपिटल का क्या मतलब होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल डज नॉट इम्प्लाई दैट। मार्केट प्राइस इज इक्वल, बिल्कुल नहीं। इक्विटी की कॉस्ट में मार्केट प्राइस इक्विटी के उसके वैल्यू, बुक वैल्यू के बराबर हो ही नहीं सकता। होल्डर्स आर रेडी टू सब्सक्राइब टू राइट इश्यू, मार्केट प्राइस इज मोर देन इश्यू प्राइस। आंसर इसका हो जाएगा सी। मार्केट प्राइस जो होता है वो इश्यू प्राइस से ज्यादा होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ये होता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल डज नॉट इम्प्लाई दैट मार्केट प्राइस, इसका आंसर पूछा नोट में कि क्या मतलब नहीं होता कि मार्केट प्राइस जो है वो इक्वल हो जाता है बुक वैल्यू ऑफ शेयर के, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है। इसमें ये भी आता है कि वो इक्विटी शेयर को राइट इशू के लिए जो होल्डर्स रेडी होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ये वाला नहीं होगा कि मार्केट प्राइस इज इक्वल टू द बुक वैल्यू ऑफ शेयर।
तो इन क्वेश्चंस का आपने क्या आंसर दिया। इसी तरह के और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्रिकी क्वेश्चंस के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें।